नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज खिलाड़ी नंबर 1 में भारतीय बाजारों में रौनक लौटी है। एक बहुत ही जोरदार सत्र की शुरुआत हुई और अभी भी अगर आप ध्यान देंगे 21,574 के आसपास, 75 के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ, तो पूरे 122 अंकों का इजाफा देखने को मिला है। दस्तक दी थी हमने लगभग 21,600 पर। मिड कैप इंडेक्स में 400 अंकों की बढ़त, लेकिन निफ्टी बैंक जिसकी आज एक्सपायरी है वहां पर भी 48,000 के लेवल्स को हम फिलहाल होल्ड कर रहे हैं। 140 अंकों का इजाफा, इसीलिए आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो 2:1 का रुझान दिखा रहा है। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है। लीडरशिप ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी कंपनियों की तरफ से आई, इसके बाद फिर हमने देखा रिलायंस जैसे ट्रेड्स भी भागे हैं और आज सुबह में एफएमसीजी का भी योगदान था। तो आप कंट्रीब्यूटर्स में देख रहे हैं आरआईएल, एचडीएफसी बैंक, इन्फी, टीसीएस। ये इनफैक्ट पूरा सार है, पूरा निचोड़ है कि मार्केट को सपोर्ट कहां से मिल रहा है। चलिए, अब हमारे जानकारों के रिटर्न्स की स्थिति क्या बनी कल दोपहर तक, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और फिर बात होगी यहां से आगे का रुझान क्या बनेगा। 7.5% के रिटर्न्स रत्नेश गोयल ने कमाए हैं। 3.5% की कमाई वीरल की। अमित त्रिवेदी हल्के से नेगेटिव टिक के साथ करीब -1% का नेगेटिव रिटर्न है इनका। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, बताइए क्या आज की तैयारी होगी। वीरल, अच्छा पुल बैक देखने को मिला है मार्केट्स में। गुड मॉर्निंग। निफ्टी अगर देखेंगे तो 3 दिन का जो ब्रेकआउट दिया है, ऊपर में जो इनका जो रेजिस्टेंस है 21,500 के, वो आज गैप अप में ओपन किया और उसके ऊपर ही अभी ट्रेड कर रहा है और लग रहा है कि यहाँ से और अपसाइड मूवमेंट देखने मिल सकती है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से 21,750 से 21,800 के लेवल्स हमें 1 तो 2 दिन में देखने मिल सकते हैं और मेरे मोस्ट ऑफ आईटी सेक्टर्स यहाँ से पुल बैक अच्छी खासी दे सकते हैं। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर फोकस और आईटी में पुल बैक की पूरी उम्मीद। पुल बैक तो स्क्रीन पर दिख भी रहा है। अमित, आपका क्या प्लान है? देखिए, कल भी इनफैक्ट इंट्राडे लो से काफी एक अच्छी रिकवरी आई थी, जो इंडिकेट करता है कि अभी भी मार्केट्स में स्टेबिलिटी है। और आज जो पॉजिटिव फॉलोअप थ्रू देखने मिला है, इंटरनल ब्रेथ भी पॉजिटिव हुआ है, तो यस, पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी में भी थोड़ा एक्सटेंशन देखने मिल सकता है टिल द लेवल्स ऑफ 21,650 से लेके 21,700। और स्टॉक स्पेसिफिक में भी इनफैक्ट बाई साइड पे ही ध्यान रहेगा। ओके, बाय साइड पर ही ध्यान रहेगा। रत्नेश, आपकी क्या रणनीति, कोई खास सेक्टर आइडेंटिफाइड है आज के लिए? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। नहीं, जिस तरह से कंटिन्यू मंडे से व्यू लेके चल रहे हैं कि यहाँ बाय ही करना है, थोड़ी बहुत भी अगर गिरावट आती है तो उससे घबराना नहीं है। तो व्यू सेम ही रहेगा, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी पर बिल्कुल कायम रहेंगे। और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि आज से थोड़ा सा मिड कैप में मोमेंटम स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा सा मिड कैप पे ध्यान लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। मिड कैप्स पर भी जोर देना चाहिए, वहां पर भी मौके हैं। 400 पॉइंट की तेजी जो दिख रही है। कुछ टॉप कॉल्स हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे जो हमारे जानकारों ने कल ट्रेड्स दिए थे। रत्नेश गोयल का जी शिपिंग 3% का स्पाइक दिखाने में कामयाब था। पेटीएम वीरल ने इनफैक्ट दिया था 1.5% की कमाई वहां पर हुई। और कैस्ट्रॉल इंडिया था अमित त्रिवेदी का ट्रेड, जहां पर 2% तक के रिटर्न्स बने। आज नया क्या आएगा उसकी बात करते हैं। अमित का पोर्टफोलियो पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, इनको कैचअप भी करना है। लेमन ट्री के ट्रेड को अभी भी कर रहे हैं ये होल्ड, और उज्जीवन से आज एग्जिट किया 59.65 के स्तरों पर, और कैस्ट्रॉल इंडिया में प्रॉफिट बुक किया 154.60 पर। अमित, नया स्टॉक? देखिए, नया स्टॉक है एनबीसीसी। एनबीसीसी पिछले 3-4 दिनों से थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन में है, बट एट द सेम टाइम उसका 80 का जो सपोर्ट है वो कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है। और जो हिसाब से ओवरऑल स्ट्रक्चर जो उसका पॉजिटिव है, मुझे लग रहा है कि अभी भी इसमें अपसाइड पोटेंशियल बाकी है। सो 82 करंट मार्केट प्राइस पे ही इनफैक्ट 80 का ही स्टॉप लॉस रख के रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। ऊपर में मुझे 90 तक की रैली ये एनबीसीसी में दिख रही है। ओके, तो 90 तक के लेवल्स, 80 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइएगा और एनबीसीसी में एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ये भरोसा अमित को है। रत्नेश का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। जी शिपिंग में आज मुनाफा 990 के आसपास इन्होंने बुक कर लिया। आईआरसीटीसी में कल 902 के आसपास इन्होंने प्रॉफिट बांध लिया था। रत्नेश, नया ट्रेड आज का? मेरे हिसाब से मिड कैप में जिस तरह से मैंने बोला कि उसमें मोमेंटम रहेगा, तो उसमें से एक स्टॉक लूंगा तेजस नेट में काफी लंबे कंसोलिडेशन में आज के सत्र में वॉल्यूम एक्टिविटी और ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है फॉलिंग वेज का। तो इसमें स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए 810 रुपए का मुझे टारगेट दिखते हैं इसमें। हो सकता है कि 2-1 दिन में नहीं आए, पोजिशनल कैरी फॉरवर्ड भी करे, कोई पोजिशन लेता है तो इसमें 980 रुपए तक के टारगेट इसमें मुझे दिखते हैं। 980 तक के टारगेट्स तेजस नेटवर्क में देखने को मिलेंगे। मोमेंटम दिख रहा है काउंटर में, आज अच्छा भागा है ये स्टॉक।
तेजस नेटवर्क इनफैक्ट जब से टाटा ग्रुप ने यहाँ पर स्टेक खरीदा है पूरे फॉर्चून्स बदल रहे हैं और अच्छी खासी हरकत देखने को मिली है। वैसे कंपनी अच्छा खासा कर रही थी, भारत नेट में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनी है, तेज़ी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। आप क्या जोड़ेंगे नया? वीरल बताइए, आपके पास तो वैसे पेटीएम और इंडिया बुल्स रेल है, एक स्टॉक जोड़ सकते हैं आप। हम भी आज तेजस नेटवर्क जोड़ना चाहते थे, पर अभी दूसरा स्टॉक हमारा फिर डिक्सन टेक्नोलॉजी पे रहेगा। ओके। उसमें भी हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद आज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया गया है। लग रहा है यहाँ से ऊपर में 7200 तक के लेवल्स 2 to 3 डेज में देखने चाहिए, तो ये लेवल्स पे बाय करना रहेगा। 6200 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 7200 के लेवल्स रहेंगे। ओके, तो 7200 के लिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज तेजी वाला ट्रेड, 2.5% के गेन्स यहाँ पर बाय करने की सलाह। 6200 के आसपास का स्टॉप लॉस लगेगा। ये हैं वो ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने एक एक अब जोड़े हैं। अमित, दूसरा आइडेंटिफाइड है या फिर दोपहर को ऐड करना चाहेंगे? नहीं जी, आइडेंटिफाइड है। इनफैक्ट संवर्धना मदरसन्स पे ध्यान रखना चाहिए। ओके। ओवरऑल स्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट काफी आया है। करंट मार्केट प्राइस 97 है। पिछले 2-3 दिन में जो भी डिक्लाइन आया है उसको एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से कंसिडर करना चाहिए। सो संवर्धना मदरसन्स 97 पे बाई करके 95 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ऊपर में टारगेट जो मैं देख रहा हूँ 105 तक के देख रहा हूँ। 105 तक जाने की क्षमता रखता है। पिछले हफ्ते भी इसकी चर्चा हो रही थी और ये डिसेंट परफॉर्मेंस दिखा भी रहा है काउंटर, तो 0.5% ऊपर 105 तक जाने की क्षमता, 95 का स्टॉप लॉस रहेगा। रत्नेश, आप क्या करेंगे? नहीं, स्टॉक तो आइडेंटिफाई बिल्कुल, बहुत सारा कंफ्यूजन ये है कि उसमें कौन सा रखे कौन सा रखे। क्योंकि मोमेंटम काफी अच्छा है स्टॉक्स में। अब मेरे हिसाब से मैं एक ओएनजीसी में थोड़ा सा हैवी वेट की तरफ जाना चाहूंगा, क्योंकि ये सेक्टर मोमेंटम है। तो ओएनजीसी में मुझे ऐसा लगता है काफी अच्छी एक तेजी बनते हुए दिख रही है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। इसमें 230 रुपए के टारगेट दिखेंगे और जो मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहूंगा ये 195 का। ओके, तो 230 की तैयारी ओएनजीसी कर रहा है, 195 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक बिग बॉय भी आ गया इन काउंटर्स में, तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड्स आए हैं। अब कुछ बदलेगा तो उस पर आगे आएंगे, लेकिन फिलहाल ये स्टॉक्स हमारे जानकार लेकर जा रहे हैं। रिकैप करेंगे सारे ट्रेड्स को और देखेंगे भी किस तरह का रिटर्न हर एक काउंटर कमा रहा है। चलिए, लेकिन आईपीओज की भरमार है। आज 2 लिस्टिंग हुई, लेकिन कई सारे नए इश्यूज भी दरअसल आ रहे हैं मार्केट में, और उन्हीं में से एक है आज़ाद इंजीनियरिंग का आईपीओ, जो आज आ चुका है, खुल चुका है। यह आईपीओ प्राइस बैंड 499 से 524 रुपीज़ है। कंपनी करीब 740 करोड़ तक का पैसा जुटा रही है इस पर्टिकुलर इशू से। एरोस्पेस उपकरण और टर्बाइन बनाती है कंपनी, मैं आपको बता दूं। अब क्या प्लान है? जो फंड रेज किया है इसमें फ्रेश इशू भी है, एक ओएफएस भी है, ओएफएस का हिस्सा ज़्यादा है। क्या प्लान है कंपनी का? हमारे साथ कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर विष्णु मालपानी जुड़ रहे हैं। मालपानी जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। कंग्रेचुलेशंस, एकदम डेब्यू की तैयारी आपकी हो रही है। मैं आपसे सबसे पहले समझना चाहूँगी, आप एरोस्पेस को केटर करते हैं, टर्बाइन इंडस्ट्री को भी केटर करते हैं, आपका एग्जैक्टली बिजनेस मॉडल है क्या? किस तरह के क्लाइंट्स हैं? तो पहले तो धन्यवाद फॉर हैविंग अस ऑन द शो, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। देखिए, आजाद इंजीनियरिंग हाईली क्रिटिकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करता है, जो कि लाइफ क्रिटिकल और मिशन क्रिटिकल पार्ट्स बनाता है। हमारे जो पार्ट्स यूज होते हैं वो बेसिकली ब्रॉडली 3 सेक्टर्स में यूज होते हैं। एक होता है एनर्जी सेक्टर में, जहां पे हम टरबाइन के क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाते हैं, चाहे वो गैस टरबाइन हो, हाइड्रोजन टरबाइन हो, न्यूक्लियर टरबाइन हो या स्टीम बेस्ड टरबाइन हो, हम इनके एक्सट्रीमली क्रिटिकल पार्ट्स बनाते हैं। सेकेंड सेक्टर जो हम केटर करते हैं वो है एरोस्पेस एंड डिफेंस। वहां पे हम इंजन पार्ट्स बनाते हैं, अदर क्रिटिकल पार्ट्स जो इंजन में होते हैं वो बनाते हैं। फिर हमारा तीसरा सेक्टर जो हम केटर करते हैं वो है ऑयल एंड गैस, जहां पे हम ऑयल ड्रिलिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हमारे कस्टमर्स हैं और उनके लिए हम क्रिटिकल पार्ट्स बना के देते हैं। तो इन तीनों सेक्टर्स में जो आप देखेंगे सेक्टर लीडर्स हैं, ग्लोबल ओईएम्स हैं, हम उनके साथ काम करते हैं। हमारा करीब 80% बिजनेस एक्सपोर्ट का है। 15 से ज्यादा कंट्रीज में आज हम एक्सपोर्ट करते हैं। और जैसे एनर्जी इंडस्ट्री का नाम लूंगा मैं, तो ये पूरी इंडस्ट्री 3 कस्टमर्स 70% रफली कंट्रोल करते हैं, जी, मित्सुबिशी एंड सीमेंस, और हम तीनों के काम करते हैं। तो हमारा बिजनेस इज इनटू मेकिंग क्रिटिकल एंड मिशन क्रिटिकल एंड लाइफ क्रिटिकल पार्ट्स फॉर दीज ग्लोबल जायंट्स। ओके, दैट्स प्रीटी ग्रेट।
तो जैसे जैसे उनके ऑर्डर्स बढ़ेंगे उसका एक रिफ्लेक्शन फिर आपके बिजनेस पर भी आएगा, इफ आई अंडरस्टैंड दैट करेक्टली। ये बताइए कितना रेवेन्यू फिर लार्जली डिफेंस एरोस्पेस से आपका आता है? कुड यू गिव मी अ बॉल पार्क फिगर? हाँ जी, सो देखिए अंटिल लास्ट ईयर वी डिड अबाउट 89 to 90% एनर्जी सेक्टर, बिकॉज वो सेक्टर हमने 2008 से चालू किया था। वी स्टार्टेड वर्किंग इन द सेक्टर। हमने एरोस्पेस और डिफेंस का भी साढ़े तीन चार साल पहले चालू किया। सो आज वो 8 से 9% कंट्रीब्यूट करता है और ऑयल एंड गैस बिजनेस अंडर क्वालिफिकेशन है। बट अब देखिए, दिस इज एन इंडस्ट्री वेयर विच इज अ लॉन्ग ड्रॉन इंडस्ट्री। इसमें काफी टाइम लगता है आप कस्टमर को ऑनबोर्ड करके उसके लिए क्वालिफिकेशन करना, उसके सर्टिफिकेशन अटेन करना और फिर रेवेन्यू पे जाते हैं। तो दिस इंडस्ट्री इज लाइक दैट। तो आज हम 90% एनर्जी है, बट दिस बिजनेस मिक्स इज गोइंग टू continuously keep evolving as we keep growing in these other sectors. आपने जिन क्लाइंट्स के नाम लिए ये लार्जली इंटरनेशनल कंपनियां हैं, तो इज मोस्ट ऑफ योर बिजनेस प्राइमरीली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या फिर आप भारत में भी कुछ क्लाइंट्स को केटर करते हैं, सर्विस करते हैं? देखिए 95% ऑफ अ बिजनेस इज केटरिंग टू द ग्लोबल ओईएम्स। हमारा बिजनेस मॉडल इज टू वर्क विद द सेक्टर लीडर्स कस्टमर्स जो भी हैं, जैसे एरोस्पेस एंड डिफेंस ले लीजिए या ऑयल एंड गैस ले लीजिए। यहाँ के जो भी ग्लोबल सेक्टर लीडर्स हैं, हम उनके साथ एज अ टियर 1 सप्लायर काम करते हैं। हमारी ऑन एन एवरेज रिलेशनशिप करीब 10 साल की है ऑन द एनर्जी सेक्टर। हमारा डोमेस्टिक बिजनेस भी है, बट डोमेस्टिक बिजनेस में वी डू अबाउट 20% डोमेस्टिक, 80% हमारा एक्सपोर्ट ही है। यू राइटली पॉइंटेड इट आउट, 80% एक्सपोर्ट बिजनेस है हमारा टू द ग्लोबल ओईएम्स, क्योंकि ये मार्केट बहुत बड़ा है। देखिए, अगर हम ये तीनों सेक्टर्स को मिला दूं मैं, तो करीब 22 से 23 बिलियन डॉलर्स का ये एड्रेसेबल मार्केट है। और आज हमारा जो शेयर है एड्रेसेबल मार्केट में वो करीब अराउंड 1% का है। तो हमें देयर इज अ लॉट ऑफ हेडरूम फॉर अस टू ग्रो, बिकॉज हमने क्वालिफिकेशंस, हमने एंट्री बैरियर्स काफी क्रॉस करके आज हम इस जगह पे पहुंचे। ओके, आई गेट योर पॉइंट। आपका बिजनेस आई एम श्योर हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे। अब विष्णु जी मुझे बताइए, ये आप लगभग 740 करोड़ रेस कर रहे हैं, इसमें से कुछ ओएफएस है, प्रोमोटर्स कितना स्टेक ऑफलोड करेंगे, पोस्ट इशू उनकी हिस्सेदारी क्या रहेगी? करेक्ट। सो देखिए, ये पूरा इशू करीब 740 करोड़ का है। 740 करोड़ का इशू है, जिसमें दो कंपोनेंट्स है, प्राइमरी एंड ओएफएस। ओएफएस करीब 500 करोड़ का है, जिसमें हमारे 3 सेलिंग शेयर होल्डर्स हैं। एक है हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर पिरामल ऑल्टरनेटिव्स, जिन्होंने कन्वर्टेबल इक्विटी में हमें इन्वेस्ट किया था। नाउ एज एन इन्वेस्टर दे कैन नॉट टेक इक्विटी पोजीशन इन द कंपनी, सो वो एग्जिट करेंगे। फिर हमारे जो चेयरमैन एंड सीईओ हैं, हमारे प्रोमोटर मिस्टर चोपदार, दैट ही इज वन ऑफ द सेलिंग शेयर होल्डर्स, एंड डीएमआई फाइनेंस जो हमारे तीसरे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर थे, वो भी कन्वर्टेबल इक्विटी में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, वो एग्जिट। तो बिटवीन तीनों में, बिटवीन ऑल ऑफ देम इट्स अबाउट 500 करोड़। जो हमारा प्राइमरी रेज है, जो कि करीब 240 करोड़ का है, उसका प्राइम डिप्लॉयमेंट है 2 फैक्टर्स में। एक हम डेट रीपेमेंट देख रहे हैं, which is roughly around 138 odd crores, and then we are deploying money in capex, which is about 60 odd crores, and some general corporate expenses. देखिए, हमारा deployment of capital in this industry, हमारे लिए demand is not a problem. There is plenty of demand because the market is very large. The constraint in a business is to create capacity. तो अभी हम 20,000 स्क्वायर मीटर्स में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स चलाते हैं, 4 हैदराबाद में, but we are adding 2 large manufacturing plants which will add 170,000 square meters additional. Okay. So we are seeing growth in the sector, and that is why we are building a plant which has 8 to 9x capacity of our current capacity. So that is where the proceeds of the IPO eventually will be used towards making infrastructure, toward deploying in machines. मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, आपने कहा 138 करोड़ डेट रीपेमेंट पर रहेगा, तो इस समय कंपनी के बुक्स पर कितना डेट है? देखिए, मैं आपको लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात बताता हूँ। करीब 140, 142 ऑड करोड़ का डेट था बिटवीन टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल, और हमारे पास नेट कैश इन द बैंक वाज अबाउट 45-46 करोड़। सो नेट डेट कंपनी का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में करीब 95 टू अबाउट 195-97 करोड़ था, एंड हमारा एबिटा वाज अबाउट 80 करोड़ लास्ट ईयर, 79.5। तो हमारा डेट टू एबिटा रेशियो हम वैसे मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो इस साल हम लोग वो डेट रीपेमेंट देखेंगे, एंड देन जो हम डिप्लॉयमेंट करेंगे केपेक्स में टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मशीन्स, वो धीरे धीरे वी विल टेक डेट फ्रॉम आवर कंसोर्शियम ऑफ लेंडर्स, जो हमारे बैंक्स हैं, उनसे हम लेके एज एंड व्हेन इफेक्टिव यूज ऑफ कैपिटल करने के लिए विल टेक डेट एंड विल कीप डिप्लॉयिंग इन अ स्टेज वाइज मैनर।
ओके, ऑल द वेरी बेस्ट मालपानी जी। बहुत अच्छा लगा डिटेल समझ के। आई एम श्योर हमारे दर्शक भी समझ गए हैं कि एग्जैक्टली आपकी कंपनी क्या करती है। याद रखिएगा, इशू आज खुल रहा है। 740 करोड़ कंपनी रेस करना चाह रही है और वो प्राइस बैंड के डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। 499 से 524 रुपए के बीच इशू प्राइस्ड है। आप 22 दिसंबर यानी कि परसों तक इसमें आवेदन भर सकते हैं। ऑल द बेस्ट आपको। चलिए, वक्त हो रहा है इसी मोड पर एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक रैप लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। बाजार की चाल में फिलहाल कोई बदलाव नहीं। हाँ, निफ्टी ऊपरी लेवल से थोड़ा सा नरम हुआ है, 48,000 के नीचे ट्रेड करता हुआ, लेकिन अभी भी आपको 100 पॉइंट की बढ़त ही देखने को मिलेगी। इस घंटे दरअसल ओएनजीसी में जोर देखने को मिल रहा है और ओएनजीसी एक ट्रेड है जो रत्नेश ने अभी जोड़ा भी। तो अब आपके लिए लेकर आते हैं वो रिकैप जो हमारे जानकारों ने ट्रेड्स आज ऐड किए हैं, क्या रिटर्न्स बन रहे हैं उसका जायजा लेंगे। रत्नेश का पोर्टफोलियो आपके सामने 2 नए ट्रेड्स आए हैं। एक है ओएनजीसी 230 का टारगेट और 195 स्टॉप लॉस। तेजस नेटवर्क इन्होंने जोड़ा, 980 का टारगेट है और 810 है स्टॉप लॉस। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं, दोनों ही मोमेंटम में है स्टॉक्स। ओएनजीसी 0.55% जोड़ रहा है। तेजस नेटवर्क जोड़ने के बाद ज़्यादा चला नहीं है, 0.28% का हल्का सा दबाव इनके पोर्टफोलियो पर बनता हुआ। अमित ने एक ट्रेड कैरी किया और 2 नए जोड़े। जो कैरी किया है वो है लेमन ट्री 140 टारगेट 116 स्टॉप लॉस। नए ट्रेड्स में एनबीसीसी 90 का टारगेट 80 का स्टॉप लॉस, संवर्धन मदसन 105 का टारगेट और 95 का स्टॉप लॉस। ये 2 नए ट्रेड्स हैं। रिटर्न्स देखिए, लेमन ट्री 0.33% योगदान, एनबीसीसी 0.37% और संवर्धन मदसन 0.15% तक का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तेजी दिख रही है। वीरल ने 2 ट्रेड्स कैरी किए, एक नया जोड़ा। जो नया जोड़ा है वो है डिक्सन टेक में 7,200 का टारगेट दे रहे, 6,200 स्टॉप लॉस है। आईबुल रियल इन्होंने कैरी किया है, 120 का टारगेट 85 का स्टॉप लॉस और पेटीएम भी कैरी कर रहे हैं कल से आज में, 700 का टारगेट 590 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स की स्थिति आपकी स्क्रीन पर। 1.5% की कमाई पेटीएम करके दे रहा है, लेकिन आईबुल रियल में ऊपरी लेवल से दबाव और डिक्सन भी ज़्यादा कुछ इस समय योगदान नहीं दे रहा है। अब ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बन रही है, मुनाफे का मीटर किसके पक्ष में ज़्यादा टिक कर रहा है वो आपकी स्क्रीन पर। रत्नेश अब 9.25% के रिटर्न्स पर बैठे हैं, वीरल छेड़ा 3.5% के रिटर्न्स पर ये, और अमित त्रिवेदी करीब 11% के रिटर्न्स पर। तो तीनों के जोड़ के आप देखेंगे रिटर्न्स। अब खिलाड़ी नंबर 1 में अगर आप वो सारे ट्रेड्स फॉलो कर रहे हैं, आपको औसतन 13% के रिटर्न्स बन रहे हैं। ऑल द बेस्ट आप सभी को। आज कोई बदलाव होगा तो उसकी जानकारी हमारे साथ शेयर करिएगा और साथ ही वो अपडेट हम सोशल मीडिया पर डालेंगे और 1 बजे के कार्यक्रम में भी उसका एक रिकैप लेकर आएंगे। बहरहाल निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर छोड़ जाते हैं क्योंकि ये 100-150 पॉइंट की बढ़त जो दिखा रहा था अब सिर्फ 50 अंकों का ही इजाफा रह गया है। तो वहाँ पर आ रहा है दबाव, और दबाव कहाँ से आ रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक में हल्का सा पोजीशंस कूल ऑफ हो रही है। यही स्थिति आपको दिख रहेगी आपके आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस में। यहाँ से कुछ पोजीशन ऊपरी लेवल से आप देख रहे हो स्टॉक्स थोड़े से पिक आउट करते हुए दबाव में आ रहे हैं। बंधन बैंक भी प्रेशर ही डाल रहा है। लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा जायजा लिया जाएगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन का। आप बने रहें सीएनबीसी आवाज़ के साथ। नमस्कार।